पीछे की वीडियो में हम देख चुके हैं भ्रूण का विकास कैसे होता है और भ्रूण के भीतर कौन कौन से संरचनाएं पाई जाती हैं। आज जो अब पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ेंगे बीज का निर्माण। ठीक है, बीज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड। यहाँ पर जो बीज, सबसे पहले बीज किसे कहेंगे। पीछे हम देखें कि जो निषेचन की क्रिया है वो बीजांड के भीतर पर पूरा होता है। ये हमारा मान लेते हैं, ये बनाएंगे बीजांड। ठीक है, बीजांड हम देखे हैं कि भ्रूण कोष होता है और भ्रूण कोष एक थैलीनुमा संरचना में है जिसे बीजांड का है और इसके ऊपर एक या दो परत चढ़ी होती है। ये तो हुआ था कि निषेचन होने के बाद भी ये संरचना होती है, लेकिन जब बीज बनता है तो ये बीज में ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बीज मतलब निषेचन की क्रिया होगी, भ्रूण बनेगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये बीज जो है वो सूखने लगते हैं। ठीक है, सॉरी बीज नहीं, ये अध्यावरण सूखने लगते हैं और यही क्या करते हैं, बीज के ऊपर खोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अध्यावरण ही क्या करते हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को कि अध्यावरण यानी बीज का आवरण जो होता है, खोल जो होता है, चना का खोल जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाई देता है, यहाँ पे अध्यावरण ही होता है जो निषेचित बीजांड द्वारा बीज के आवरण का निर्माण करता है, यानी उसका सीड कोट बनाता है या बीजावरण यानी बीज का आवरण बनाता है। ठीक है, और जो नाभिका होती है या हाइलम होता है वह एक गाढ़े के रूप में दिखाई देता है, वो एक गर्त के रूप में दिखाई देता है। अगर आप देखे होंगे कोई बीज जैसे हो गया, सेम देखे होंगे इस तरह का, है ना, ये सेम हो गया, अभी ठीक से नहीं है लेकिन फिर भी ये सेम का बीज हो गया। सेम का बीज, ये गर्त जो होता है, इसी गर्त को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, यानी एक चिन्ह के रूप में होता है और इसी में एक ऐसे आँख जैसी संरचना होती है। आखिर ये आँख किसका होता है, तो ये होता है, अगर हम देखें सेम जो लगा होता है, ये मान लेते हैं ये सेम का फल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये सेम का फल हो गया, तो यह बीज जो इस भाग में जुड़ा होता है इसके ही द्वारा जुड़ा होता है। तो पीछे हम इस तरह की संरचना देखें, इस तरह से अंडाशय था और अंडाशय में इस प्रकार से ये बीजांड था। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ भाग, आखिर में ये जो फल हमारा बना है, सेम जो है ये सेम मान लेते हैं, ये फल ही तो है। तो फल किससे बना है, अंडाशय, इसका अंडाशय ही तो है। आगे पुष्प लगा होता है यहाँ पे, तो ये पुष्प जैसे ही निषेचन होता है ये पुष्प झड़ जाता है, निकल जाता है। अब आगे अंदर जो बीज है उस तरह से बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ लगा होता है, जिससे लगा होता है, ये वाला भाग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीज में बीजांड वृंत क्या करता है, बीज वृंत का निर्माण करता है। ठीक है, अध्यावरण बीजावरण यानी बीज का आवरण बनाता है ना। यहाँ पे हमने देखा, अब बीजावरण, अब बीज की परिभाषा अगर देना हो तो क्या बोलेंगे, तो बीजावरण यानी बीजावरण से घिरा हुआ सुप्त संरचना ही या सुप्त रचना ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है ना। जैसे कि ये हमारा चना हो गया, अगर हम इस चने को अगर चने का जो खोल है यानी बीजावरण है इसको हटा दे तो क्या ये नया पौधा बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो बीजावरण से, ये चारों ओर से घिरा है, अंदर इस तरह के ये भाग पाए जाते हैं, है ना। तो बीजावरण से घिरी हुई वह संरचना जो सुप्तावस्था में होती है, यानी इसको ऐसे ही फेंक दे, बिना मिट्टी में नमी के ऐसे ही फेंक दे तो ये सुप्त रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की घटना या बोले तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इसे अनुकूल वातावरण मिलेगा, यह बीज जो है वो अंकुरित होकर एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये पौधे का विकास कौन करता है, बीज ही तो करता है। तो बीज किसे कहेंगे, तो बीजावरण से घिरी हुई वह संरचना जो प्रसुप्त अवस्था में होती है, सुप्त अवस्था में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीज हो गया। ये जो बीज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक को बोलते हैं अभ्रूणपोषी और एक को बोलते हैं भ्रूणपोषी।
पोषी। ठीक है, यहाँ पर अभ्रूणपोषी भ्रूणपोषी क्यों बोला गया है? क्योंकि हम पीछे देखे हैं तो कि बीज के विकास में भ्रूणपोष मुख्य योगदान देता है। भ्रूणपोष जो होता है बीजांड का से पोषण ग्रहण करके और विकसित हो रहे भ्रूण को देने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीज जो बनता है इसमें भ्रूणपोष जो है इसके उपयोग के आधार पर आखिर भ्रूणपोष बचता है या नहीं बचता है, तो उसके ही आधार पर बीज दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं अभ्रूणपोषी और एक को बोलते हैं भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स किसे बोलते हैं? तो ऐसे बीज जिसके द्वारा या जिसका विकास पूरी तरह से भ्रूणपोष के पोषण द्वारा या भ्रूणपोष के उपयोग करके होता है, तो ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी कहते हैं। और प्रायः जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे, इनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी, मतलब इसमें भ्रूणपोष का हिस्सा नहीं बचता है। ठीक है, जबकि भ्रूणपोषी किसे कहेंगे? तो जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री मतलब जिसके अगर बीजावरण को हटाया जाए तो बीज का केवल एक हिस्सा मिलेगा, तो उसे बोलेंगे एक बीजपत्री। जैसे कि हमारा क्या हो गया? धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी जौ हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री किसे होंगे? जैसे कि हमारी जितनी भी दालें हैं सभी दालें कैसी हैं? द्विबीजपत्री हो गई। तो इनका जो भ्रूणपोष होता है, जो बीज होता है वो किस तरह का होता है? अभ्रूणपोषी होता है। अब आगे हम किसके बारे में देखेंगे? फल क्या होगा? निषेचन हो गया, निषेचन के बाद पुष्प के अन्य अलग अलग भाग जो हैं अलग अलग रचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें बीज देख लिए। अब हम देखेंगे फल किसे कहेंगे। तो फल क्या है? तो एक परिपक्व अंडाशय ही क्या है? फल है ना। अपवाद है कि फल कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना ही अंडाशय के बनते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर फल क्या है? तो एक परिपक्व अंडाशय ही, परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ठीक है, अंडाशय ही क्या कहलाता है? फल। अच्छा, अमरूद का पुष्प देखे होंगे, मान लेते हैं ये हमारा अमरूद हो गया। ठीक है, इस तरह से इसमें आप देखे होंगे, इस तरह से बीच में इस तरह से आप पौधे पे लगे हुए यानी तने पे लगे हुए पुष्प को देखा होगा। इस प्रकार से बीचों बीच और ऐसे संरचना इस तरह की पाई जाती है। ठीक है, ये पंखुड़ियाँ हो गई, है ना। और जैसे ही निषेचन हो जाएगा ये पुष्प जो है मुरझा जाएगा, और मुरझाने के बाद जो ये हिस्सा है ये धीरे धीरे कैसा होने लगता है? ये बड़ा होने लगता है। ठीक है, ये बड़ा होने लगता है और ये सारे हिस्से झड़ जाते हैं और ये एक परिपक्व, ये हमारा एक फल बन के फल बन जाता है। ये हमारा फल का निर्माण एक तरह से फल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडाशय ही था जो परिपक्व हुआ और क्या बनाया? फल बनाया। तो इस प्रकार कह सकते हैं परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाते हैं। अब जब फल बनता है, कब बनता है? फल का विकास कब होता है? तो जिस समय बीज का विकास होता है उसी समय भी फल का भी विकास होता है, उस समय ही फल का भी विकास होता है। फल उसी समय अंडा से धीरे धीरे क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है और पकने लगता है, रसीला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फल का निर्माण पूरा होता है ना। फल के पकने के साथ साथ बीज भी परिपक्व होते हैं, या बोल सकते हैं बीज के पकने के साथ साथ परिपक्व अंडाशय द्वारा फल का विकास होता है। अब है अंडाशय। अंडाशय जो फल के छिलके होते हैं ना, अलग अलग फलों में अलग अलग छिलके होते हैं। छिलके एक तो सामान्य भाषा हो गई, इसे भित्ति कहेंगे। ठीक है, तो परिपक्व अंडाशय की भित्तियों द्वारा ही फल के भित्तियों का यानी छिलके का निर्माण होता है। ये जो फल भित्ति होते हैं, फल भित्ति की प्रकार कितनी होती हैं? फल भित्ति 3 तरह के होते हैं, है ना। क्या? जो हमारा पेरिकार्प है, या बोल सकते हैं फल भित्ति पेरिकार्प। पेरिकार्प के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, है ना। चलिए एक हम फल बना के देखते हैं। एक हमारा फल हो गया, मान लेते हैं ये हमारा फल हो गया आम। ठीक है, इस तरह का ये अंदर गुठली होती है। जो सबसे बाहर वाला परत होता है छिलका हरे रंग का, पकने के बाद पीला हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं बाह्य फल भित्ति। ये बाहर का है तो इसलिए कहते हैं बाह्य फल भित्ति। ठीक है,
और जो बीच वाला होता है जिसे हम खाते हैं, ये मांसल जो भाग होता है, गुद्देदार भाग, ये हमारा कहलाएगा मध्यभित्ति या बोलते हैं मीजोकार्प। और सबसे अंदर वाला जो गुठली से चिपका होता है, जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं अंतःफलभित्ति। मध्य फलभित्ति, फलभित्ति हो जाएगा मध्य फलभित्ति। ठीक है, क्या कहलाएगा? एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, तो ये एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा दिए। सबसे पहले फलभित्ति यानी अंडाशय की भित्तियों को ही हम फलभित्ति कहते हैं। फलभित्तियाँ कितने तरह की होती हैं? होती हैं 3 तरह की, बाह्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति और अंतः फलभित्ति। अगर हम बात करें आम की, तो आम में हम कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फलभित्ति खाते हैं, ये मांसल भाग होता है। ऐसे खाने के लिए तो बाह्य फलभित्ति भी खाते हैं, लेकिन जैसे अचार हो गया, लेकिन खाने योग्य भाग कौन होता है? ऐसा बोल सकते हैं मध्य फलभित्ति होता है। वही अगर हम देखें दूसरे फल में, दूसरा फल एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा नारियल, कोकोनट है। नारियल, नारियल में हम कौन सा भाग खाते हैं? ये आप बताएंगे कमेंट करके। नारियल के किस भाग को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आप बताएंगे। इसका फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये अंदर वाला भाग जो सफ़ेद वाइट दिखता है ना, और उसके बाद से ये ऊपर 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 ये जो सख्त होता है पूरी तरह से, ये सख्त भाग, और इस सख्त भाग के ऊपर बाल, बाल जैसी संरचना होती है ना, इस तरह की, ये हमारा नारियल, मान लेते हैं नारियल है। ठीक है, तो अब इसमें आप बताएंगे कि हम खाने वाला भाग कौन सा होता है। ठीक है, बता दे रहे हैं कौन कौन से भाग यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे जो बाल वाला भाग है वो हमारा क्या हो गया? बाह्य फलभित्ति। और ये जो टाइट वाला भाग होता है, कठोर होता है, जो सख्त होता है, ये होता है मध्य फलभित्ति। और जो हम खाते हैं गड़ी है ना, ये होता है, वो तो बता ही दिए। फिर भी क्या आपको पहले पता था या नहीं? कि जरूर बताएं। तो हम कौन सा भाग खाते हैं नारियल में? आंतरिक फलभित्ति, जबकि आम में मध्य फलभित्ति। अब हम देखेंगे फल जो है, यह फल कितने प्रकार का होता है। फल में भी प्रकार होते हैं, क्योंकि इनके विकास के आधार पर फल का विकास हम देखें, परिपक्व अंडा से ही विकसित होता है तो बनता है फल। लेकिन कभी अलग अलग हमारे पौधों में ये फल अंडाशय से नहीं विकसित होते हैं, ये पुष्प के अन्य भाग से भी विकसित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ फल के प्रकार, फल 2 प्रकार के, एक को बोलते हैं वास्तविक फल या सत्य फल, और दूसरा होता है झूठा फल या सत्य फल। झूठा का मतलब क्या? इसे नहीं खाते हैं, खाते हैं, इसका नाम क्यों झूठा रखा गया है ना? कारण क्या है इसको झूठा फल बोला गया है? सबसे पहले वास्तविक फल किसे कहेंगे? तो ऐसा फल या ऐसे फल जिनका विकास जो है केवल किससे होगा? केवल ओवरी से होगा, अंडाशय से होगा। तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? रियल फ्रूट बोलते हैं या वास्तविक फल बोलते हैं, है ना? जबकि वही देखा जाए झूठा फल किसे बोलेंगे? तो अंडाशय को छोड़कर अन्य पुष्प के अन्य भाग से, यानी अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अलावा या अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से विकसित होने वाले फल को हम क्या कहते हैं? झूठा फल कहते हैं। इस श्रेणी में कौन आता है? तो इस श्रेणी में आता है सबसे पहला उदाहरण सेब का हो गया, नाशपाती हो गया, नाशपाती। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी हो गया, ये मुख्य हैं जो क्या है? असत्य फल है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? सेब एक असत्य फल है, कारण बताइए। यह पूछा जा सकता है। कुट फल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से समझाइए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होते हैं, ऐसे फल कहलाते हैं झूठा फल या असत्य फल। जैसे सेब, सेब की बात करें, सेब किस तरह से ये असत्य फल है इसको समझ सकते हैं। हम सेब को उल्टा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, यही से बनाते हैं। यहाँ पे क्या आपने ये तो देखा होगा, इस तरह से यहाँ पे इसका बीज होता है। ठीक है, ये बीज हो गया, ये वाला भाग खुला होता है। जबकि दूसरे पौधे में जैसे कि दूसरा हमारा फल हो गया, जैसे अमरूद हो गया। ठीक है, अमरूद आपने देखा होगा,
ये अमरूद उल्टा लटका दिए बेचारे को पेड़ पे। तो ये वाला भाग और इस भाग में गुद्दादार एरिया, और यहाँ पर चारों जो है बीज बिखरे पड़े होते हैं। तो क्या आपने अमरूद में ऐसे छिद्र होल देखा है? नहीं, लेकिन सेव में ये भाग होता। आखिर ये हुआ कैसे? ठीक है, तो एक यहाँ पे बनाते हैं कि ये लगा कैसे होगा हमारे पेड़ पे। तो ये हम मान लेते हैं ये डाली हो गई, और यहाँ पर पुष्प सेव का है। ठीक है, यहाँ पर ये पुष्प हो गया, यहाँ पे इस तरह से ये भाग, और यहाँ पर होगा ये हमारे दलपुंज। ठीक है, निषेचन की क्रिया तो हुई, सॉरी परागण की प्रक्रिया तो हुई। अब निषेचन के लिए पराग नली है वो प्रविष्ट कर जाती किसमें? पुष्पासन में, है ना। ये हमारा यहाँ से अंडा से ये वाला भाग पुष्पासन में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद निषेचन होने के बाद सारे पुष्प के भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। अब पुष्पासन बीज परिपक्व होगा, और इसके साथ साथ ये जो फल है इसका भी विकास होगा। तो इस प्रकार से जो फल का विकास है वो किससे हो रहा है? पुष्पासन से हो रहा है। तो इसलिए सेब को क्या कहते हैं? कुट फल कहते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, अमरूद में इस तरह से ये पंखुड़ियाँ लगी होंगी, और यहाँ पर इस तरीके से, और ये इस तरह से होंगे। निषेचन जैसे ही होगा यही भाग जो है ये फूलकर बड़ा हो जाता है, यानी फल बना लेता है। हमने देखा फल दो प्रकार के, वास्तविक और झूठा फल या सत्य फल, जिसे असत्य फल बोलते हैं, कुट फल भी बोलते हैं। तो फल के प्रकार हो गए। आगे हम देखेंगे कि इस तरह से ये हमारे निषेचन की क्रिया लैंगिक जनन द्वारा समाप्त हुआ। आगे है कि आवृत्तबीजियों में लैंगिक जनन के अलावा भी बिना निषेचन के भी फलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है असंग जनन। असंग जनन में क्या होगा? असंग जनन में जो लैंगिक जनन की ही ये पूरी जीवन चक्र अवधि है, जिसमें युग्मक बिना संलयित हुए, बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का विकास कर लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंग जनन। यानी इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुए बिना ही, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा और ना ही लैंगिक जनन की क्रिया होगी। लैंगिक जनन इनके अतिरिक्त ही नए पौधे का अतिरिक्त या इनके अनुपस्थिति में ही नए पौधे बन जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जनन की यह क्रिया असंग जनन कहलाती है, जिसकी खोज किसने किया था? विंकलर। इसको ध्यान में रखना है, ये सब पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसकी खोज किसने किया था? विंकलर ने किया था। ठीक है, जिसको बताया कि जो असंग जनन की क्रिया है वो दो तरह का होता है। एक होता है कायिक असंग जनन। कायिक का मतलब शरीर के किसी न किसी हिस्से से। असंग जनन जैसे कि कौन करता है? गन्ना और आलू के जितने भी आँख होते लगा दे, उससे पौधे नए तैयार हो जाते हैं। तो इनमें किस प्रकार का होता है? कायिक असंग जनन होता है। दूसरा असंग जनन किसे कहते हैं? तो इसमें जो बीज है, बीज का निर्माण होगा लेकिन बिना युग्मक संलयन के। ठीक है, तो इस प्रकार के असंग जनन को हम क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता, यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही बीज का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक है, अनिषेक बीजता किसमें पाया जाता है? तो हमारा पाया जाता है एरिस्टोलोकिया। अगली जो हमारी जनन की विधि है वो है अनिषेक जनन। हमने पढ़ा असंग जनन बिना संग के, अकेले ही। ठीक है, ये है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में क्या होगा? तो बिना निषेचन के ही मादा अंडे द्वारा, यानी जो मादा अंड है इस अंड के द्वारा ही विकास हो जाता है। किसका? भ्रूण का। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, जो किसमें होगा? आलू में, धतूरा में, इनमें पाया जाता है। और इस प्रक्रिया द्वारा बनने वाले फलों को हम अनिषेक फल कहते हैं।
ठीक है। अनिषेक फल कहेंगे, यानी अनिषेक जनन द्वारा बनने वाले फल अनिषेक फल कहलाएंगे। अनिषेक फल हमारे कौन कौन से होंगे? तो अनिषेक फल के रूप में हमारा अंगूर हो गया, संतरा, नींबू, अमरूद, ये सभी विकसित किए जाते हैं। टमाटर, ये सभी जो है वो अनिषेक जनन की प्रक्रिया द्वारा विकसित किए जाते हैं। एक जनन की विधि अपयुग्मन, अपयुग्मन, अपयुग्मन या बोलते हैं एपोगैमी। एपोगैमी किसे बोलेंगे? तो अगुणित भ्रूणपोष के अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका से विकसित होने वाले भ्रूण, जो जिस प्रक्रिया द्वारा विकसित हो रहा है भ्रूण, उसे बोलेंगे अपयुग्मन। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? लाइलियम में, एलियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझा देंगे। अगुणित भ्रूणपोष के अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका से बनने वाले भ्रूण किसके द्वारा बनते हैं? अपयुग्मन द्वारा बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बिना लैंगिक जनन वाला बहुभ्रूणता। ये जनन की क्रिया बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहेंगे? तो एक बीजांड से या एक बीज से अधिक भ्रूण का बनना। एक बीजांड हो सकता है, एक बीजांड या बोलेंगे बीज से बहुत सारे भ्रूण का बनना ही क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। भ्रूण का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है, जिसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किसमें किया था? संतरे में। ठीक है, तो हमने देखा बहुभ्रूणता किसे कहते हैं या पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं। तो एक बीजांड या एक बीज से बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? 1791 में। किसमें किया था? संतरे में किया था। ठीक है, अगला जो टॉपिक है जिनिया और मेटाजिनिया। जिनिया और मेटाजिनिया किसे कहेंगे? तो जब पराग कणों का भ्रूणपोष पर प्रभाव पड़ेगा, सीधा है, यानी पराग कण किस प्रकार के लक्षण वाले हैं, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? भ्रूणपोष पे पड़ेगा। तो इस प्रभाव को ही क्या कहेंगे? जिनिया कहेंगे। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग, जिनिया शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फुक्के ने किया था। और कब किया था? 1981 में। किसके द्वारा? कौन सा पौधा था जिसपे इन्होंने किया? तो मक्का का पौधा था। मक्के में क्या देखा गया कि मक्के में जो पीले रंग के भ्रूणपोष वाले नर पादप का संकरण सफेद भ्रूणपोष वाले पादप के साथ कराया गया। तो F1 जनरेशन में जो भ्रूणपोष प्राप्त हुए वो कैसे मिले थे? पीले रंग के। यानी हमारा पराग कण जो है वह किस रंग का है? पीले रंग का। और जो हमारी मादा पादप है, मादा पादप यानी बीजांड जो है वो बीजांड किस तरह का है? सफेद रंग का। बीजांड का कलर कैसा है? सफेद। और इसका कैसा है? पुष्प कैसा है? पीले रंग का। और जब इसका परागण कराया गया इन दोनों में, तो जो F1 जनरेशन मिली उसमें जो हमारे भ्रूणपोष मिले वो किस रंग के मिले हैं? पीले। यानी पीला हमारा परागकण हुआ, बीजांड सफेद था, लेकिन फिर भी प्रभाव किसका पड़ा? पीले का पड़ा। तो इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? जिनिया कहेंगे, जिस शब्द का प्रयोग फुक्के ने किया था और यह खोजा गया था किसमें? मक्के में। ठीक है, दूसरा है मेटाजिनिया। मेटाजिनिया किसे कहेंगे? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा पराग कण है इसका प्रभाव बीज और फल के गुण के ऊपर पड़ता है, यानी बीजावरण और फल भित्ति पर पड़ता है या भ्रूणपोष से बाहर कायिक ऊतकों पर पड़ता है। यानी ये छिलके पर ही केवल इसका प्रभाव पड़ता है, जबकि इसमें पूरे भ्रूणपोष बीज पे पड़ता है। तो जिनिया और केवल छिलके पे पड़ेगा उसे बोलेंगे मेटाजिनिया। और मेटाजिनिया की खोज किसने किया था? स्विंगल ने किया था। और स्विंगल ने किस पौधे में किया था? खजूर में किया था।
ठीक है, यानी इसमें भित्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, पराग कणों का केवल किस पे प्रभाव पड़ेगा, पराग कण का प्रभाव केवल पड़ेगा भित्तियों पे। तो इस प्रकार के प्रभाव को मेटाजिनिया, और इसकी खोज किसने किया, स्विंगल, और किसमें किए थे, खजूर में। पराग कण है, सॉरी ये थोड़ा लिखा हुआ ठीक नहीं है लेकिन समझिएगा, पराग कण का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा, भित्ति पे, अंडाशय पे या फिर बीज के आवरण पे पड़ सकता है। तो इस प्रभाव को मेटाजिनिया, इसकी खोज किसने किया, स्विंगल ने इसका पता लगाया, और किसमें लगाया था, खजूर में। ठीक है, तो यहाँ पर जाके हमारा ये पूरा चैप्टर जो है पहला समाप्त होता है। और आप कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, कैसा लगा वीडियो। इतने पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे की वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रोग से, उस चैप्टर को पढ़ेंगे।